हाय गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझने का कोशिश किया था कि हज़ार्ड क्या है और हज़ार्ड कब एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। इसमें फर्स्ट एनालिसिस है रिस्क एनालिसिस, और इसके लिए रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि वेदर जो एक्टिविटी है दैट इज़ रिस्की और नॉट, या कम रिस्की है या ज़्यादा रिस्की है। हर एक हज़ार्ड एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कंपनी में अगर 10 हज़ार्ड है तो सबसे लेस हज़ार्डस एक्टिविटी कौन सा है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें कम हज़ार्ड है। तो उसमें रिस्क एनालिसिस होता है। रिस्क आप कैलकुलेट करोगे, अगर रिस्क कम है तो वो एक्टिविटी कम हज़ार्ड वाला है और वो एक्टिविटी में आप कर सकते हो। अगर 10 एक्टिविटी है और करना है तो उसमें कौन सा एक्टिविटी करेंगे तो कम रिस्क होगा, वो एक्टिविटी से हम प्रोसीड करेंगे। जैसे हमको आपको लोड मूवमेंट करना है, कंपनी में सामान एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करना है, तो आप एनालिसिस करोगे कि किस चीज़ से मूव करें, मैनुअल मूव करें, क्रेन से मूव करें, हाइड्रा से मूव करें। तो आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसमें सबसे कम रिस्क किस में है। हज़ार्ड तीनों में है, क्योंकि हेवी लोड है, मूवमेंट होगा, गिरेगा, बहुत सारा रिस्क है। तो आप एनालिसिस करोगे कि किस में कम रिस्क है। तो आपका एनालिसिस के बेसिस पे आप मैनेजर को बताओगे कि ये एक्टिविटी इस प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो रिस्क कम होगा। हज़ार्ड तो तीनों में है, लेकिन किस में रिस्क कम है वो वाला एक्टिविटी हम करेंगे। एक्सीडेंट होने का चांस तीनों में है, लेकिन हमको रिस्क कैलकुलेट करना है कि कम किस में है। तो कैसे किसको कैलकुलेट करते हैं, पहले एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। हमारे डेफिनेशंस क्या है रिस्क के। रिस्क इज़ लाइकलीहुड दैट ए पर्सन मे बी हार्म्ड और सफर्स सफर्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इफ एक्सपोज टू हज़ार्ड। रिस्क क्या है? लाइकलीहुड दैट ए पर्सन मे बी हार्म्ड। पर्सन जो आदमी है, जो काम कर रहा है, वो सफ़र करे एडवर्स हेल्थ इफेक्ट से। उसका चांस क्या है कि वो आदमी सफ़र करता है एडवर्स हेल्थ इफेक्ट से इफ़ एक्सपोज टू हज़ार्ड। हज़ार्ड से एक्सपोज किया जाए, हज़ार्ड के बीच में अगर काम कर रहा है वो, तो क्या चांस है वो आदमी कि वो हार्म होगा, उसको नुकसान होगा या कोई हेल्थ इफेक्ट उस पर पड़ेगा। वो आदमी हो सकता है वर्कर हो, वो आदमी हो सकता है सराउंडिंग वाला लोकेशन हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्कर ही होता है, कभी कभी इम्पैक्ट सराउंडिंग एरिया को भी होता है। लोकेलिटी में मान लो इस एरिया में प्लांट है और प्लांट में कुछ गैस या कुछ विस्फोट हुआ, तो उसके अगल बगल जो लोग रह रहे हैं, जो प्लांट में नहीं काम कर रहे हैं, उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनको एक्सपोज़र उसका भी होता है। तो जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, सिर्फ काम करने वाले को नुकसान नहीं हुआ था, पूरे भोपाल शहर में उसका नुकसान पहुंचा था। तो हज़ार्ड का क्या चांस है कि वो रिस्क, वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाए, उसके कारण लोगों को नुकसान हो जाए, उसको रिस्क कहते हैं। तो रिस्क बताता है क्या? चांस बताता है कि आदमी किसी हज़ार्ड से नुकसान पहुंचने का चांस क्या है। समझे? अभी हम लोग देखते हैं 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। कौन सा? एयरवेज, रोडवेज और रेलवेज। हवाई जहाज़ से यात्रा कर सकते हो, रेल से यात्रा कर सकते हो, और गाड़ी से, कार से, बस से, रोड के थ्रू आप यात्रा कर सकते हो। अभी हम बोलेंगे सबसे रिस्की कौन सा है। 3 तरीके से आप यात्रा करते हो, तीनों में सबसे रिस्की कौन सा लगता है आपको, है ना? मतलब किस में आपको डर लगता है, किस में आपको रिस्क है सबसे ज़्यादा। तो जनरल हम क्वेश्चन करते हैं अगर क्लास में, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि एयरवेज रिस्की है, डर है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, नुकसान हो जाएगा। और सबसे सेफ लोग बताते हैं किसको? ज़्यादातर, हम अभी तो ऑनलाइन क्लास है इसलिए हम पूछ नहीं पा रहे, लेकिन आप भी अगर बोलोगे तो ज़्यादा आपको रिस्की लगेगा रोडवेज। रोड पे डेली एक्सीडेंट होता है, सबसे कम रिस्की आपको रोडवेज लगेगा, और सबसे ज़्यादा रिस्की एयरवेज लगेगा। रोड पे आपको लगेगा कि ये तो डेली चलते हैं, ये क्या रिस्की है। और सबसे ज़्यादा आपको रिस्की कौन सा लगेगा? एयरवेज, हवाई जहाज़
बहुत रिस्की है ना। तो ऐसा आपको अगर कैलकुलेट नहीं पता होगा रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जनरल पब्लिक से आप ये क्वेश्चन पूछ कर देख लेना, क्योंकि आप लेक्चर क्लास कर लिए, अभी आप घर में भी किसी से पूछ कर देखना ये क्वेश्चन कि ये तीनों में सबसे रिस्की कौन सा है। तो 90% पॉपुलेशन बताएगा कि एयरवेज जो है, हवाई जहाज़ से यात्रा रिस्की है। और सबसे सेफ बोलेगा, सबसे सेफ कौन सा लगता है आपको, तो बोलेगा रोड का यात्रा, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी बोलो चले जाएंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, हम एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल कैलकुलेट करेंगे कि सही में हवाई जहाज़ का यात्रा रिस्की है या रोड का यात्रा सेफ है। तो उसका कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसा है, रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इंटू सिविरिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी क्या है किसी घटना दुर्घटना के घटने का, इंटू सिविरिटी, वो दुर्घटना का सिविरिटी क्या है, कितना खतरनाक है वो दुर्घटना, है ना। तो रिस्क क्या होता है, दो चीज़ का मल्टीपल, ऊपर में फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इंटू सिविरिटी, पी से प्रोबेबिलिटी, एस से सिविरिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, किसी दुर्घटना के या घटना के घटने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का मतलब ये हुआ, और सिविरिटी का मतलब हुआ कि कितना खतरनाक है वो दुर्घटना। तो रिस्क कैलकुलेट करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। अभी आप देखो पहला फिगर, ये फिगर जो है, ये फिगर आप देखोगे, ये फिगर में क्या है, सबसे नीचे एयरवेज, उसके ऊपर रोड रेलवेज, और सबसे ऊपर रोडवेज मतलब गाड़ी से, रोडवेज मतलब गाड़ी से, कार बाइक सब कुछ इंक्लूड हो गया, बस। और रेलवेज में आपका ट्रेन इंक्लूड हो गया, एयरवेज में आपका फ्लाइट इंक्लूड हो गया। तो प्रोबेबिलिटी दुर्घटना घटने का चांस एक रफ डेटा है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक हाइपोथेटिकल डेटा है जो निकाला गया है और आपको समझाने के लिए ये यूज़ किया गया है। तो एयरवेज में प्रोबेबिलिटी दुर्घटना घटने का चांस बहुत कम है, 0.001%। और उसके बाद रेलवेज का चांस है, और सबसे ज़्यादा दुर्घटना किस पे घटता है, रोडवेज पे, मतलब रोड पे सबसे ज़्यादा दुर्घटना घटने का चांस रहता है। डेली एक्सीडेंट, डेली पेपर में आप देखोगे रोड का एक्सीडेंट का न्यूज़ डेली आएगा, लेकिन एयरवेज का आता है क्या, नहीं, बहुत कम। ट्रेन का कभी कदार आता है, फ्लाइट का तो आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, साल 2 साल पे कभी ऐसा फ्लाइट का दुर्घटना होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है दुर्घटना घटने का, रोडवेज का। सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसका है दुर्घटना घटने का, फ्लाइट का, एयरवेज का, है ना। ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अभी राइट साइड में ये है, ये सिविरिटी बोलते हैं इसको। सिविरिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किसका सिविरिटी ज़्यादा है, मतलब दुर्घटना जब घटता है तो कौन ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक फ्लाइट है, दुर्घटना घटता है तो मैक्सिमम लोग मर जाते हैं, बचने का चांस फ्लाइट में बहुत कम होता है दुर्घटना में। तो इसका रेटिंग हो गया 10, इसको हम 10 वैल्यू दिए। दूसरा सिविरिटी, सिविरिटी के हिसाब से दुर्घटना के नुकसान कितना पहुंचेगा उसके बेसिस पे एयरवेज को रेटिंग दिए 10, रेलवेज को रेटिंग दिए 5, और सबसे कम रेटिंग होता है रोडवेज का। दुर्घटना घटता है तो सबसे कम सिविरिटी, नुकसान सबसे कम पहुंचने का चांस पहुंचने का किस में रहता है, रोडवेज में। कभी बाइक से एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, हाथ पैर टूट गया, कार में भी कभी ऐसा होता है कि घायल होकर रह जाते हैं, लेकिन फ्लाइट में मैक्सिमम लोग मर जाते हैं। रोडवेज में मरने का सिविरिटी का चांस कम होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होगा रोड पे, लेकिन सिविरिटी कम है रोड पे, उस पर नुकसान पहुंचने का चांस कम रहता है। लेकिन फ्लाइट में एक्सीडेंट कम होता है, लेकिन जब भी एक्सीडेंट होता है उसमें मरने का चांस, फैटेलिटी रेट बहुत हाई होता है। फैटेलिटी मतलब मरने का रेट बहुत हाई होता है। तो इसका फैटेलिटी रेट 10 बोल दिए, मतलब 10 के स्केल में नापे तो 10 में 10 है इसका पूरा मरने का चांस। ट्रेन में क्या है, 5 है, 10 में 5 बार ऐसा होगा कि मरने का चांस रहेगा, 5 बार 5 लोग बच भी जाएंगे,
रोडवेज में 10 में 2 बार ऐसा होगा कि लोग मर जाएंगे, 8 बार बच जाएंगे। तो ये रेटिंग है 10, 5 और 2। किसका रेटिंग है? सिविरिटी का। अभी रिस्क कैलकुलेट करेंगे। रिस्क का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इनटू सिविरिटी। तो रिस्क पहला हम फ्लाइट का कैलकुलेट किए, तो प्रोबेबिलिटी फ्लाइट का क्या दिया हुआ था? 0.001। यहाँ से 0.001 लिखे यहाँ पे, इंटू 1। 1 क्या है? फ्लाइट का रिस्क इंटू 10 होना चाहिए, सॉरी, सिविरिटी इसका 10 है, ये 1 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 होना चाहिए था। तो ये रिस्क हो जाएगा, ये 10 होना चाहिए था। 10 होता तो 0.001 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा? 0.00010 कम हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा रिस्क। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पे एक गलती हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो रिस्क क्या हो जाएगा? इस फ्लाइट का रिस्क कैसे कैलकुलेट किया? पहले प्रोबेबिलिटी लिखे, प्रोबेबिलिटी कितना है इसका? 0.001 इंटू सिविरिटी। सिविरिटी कितना दिया हुआ है फ्लाइट का? 10। तो ये 10 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो 0.001 इंटू 10, तो ये आंसर ये हो जाएगा 0.01। ओके, अभी ये हो गया दूसरा का। किसका? रेल का। रेल का सिविरिटी क्या हो गया? 5। सिविरिटी रेल का कितना दिया हुआ है? 5। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है? 0.05। तो 5 इंटू 0.05, तो 2.5 इसका रिस्क हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, 5 इंटू 0.05 को मल्टीप्लाई किए तो 2.5, तो रिस्क निकला रेल का 2.5। लास्ट वाला कार का जो निकाल रहे हैं, उसका रिस्क कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है कार का? 1, यहाँ से लेंगे 1, इंटू सिविरिटी क्या दिया हुआ है? ये वैल्यू 2 है ना, तो 1 इंटू 2, 2। तो रिस्क सबसे कम किस में हो गया? एयरवेज में। इसका वैल्यू निकला था 0.01। सबसे ज़्यादा किस में हो गया? रेल में, 2.5। और बीच में क्या हो गया? रोडवेज। तो आप ऐसे करके कैलकुलेट करोगे तो देखोगे सिविरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिस्क का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। जो हम लोग शुरू में रिस्क अज्यूम किए थे वो रिस्क नहीं रह रहा है ना, रिस्क का वैल्यू चेंज हो गया। सबसे ज़्यादा रेल में, उसके बाद रोड में, और सबसे कम एयरवेज में। तो आप कैलकुलेट जब करोगे रिस्क तो ये फार्मूला से कैलकुलेट करोगे, ना कि अजम्पशन पे। हम लोग को अगर पता नहीं रहेगा ये फार्मूला तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो देखोगे मैक्सिमम लोग गलत बता देंगे। तो आप जब ये कैलकुलेशन के बेसिस पे बनाओगे तो एग्जैक्ट जो तुम्हारा रिस्की एक्टिविटी रहेगा उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा, और उसको सबसे लास्ट में वो एक्टिविटी को करना है। फाइन। ये देखो फाइनली ये समरी शीट है। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ये वाला रेटिंग है। सबसे ऊपर प्रोबेबिलिटी किसका है? कार का, उसके बाद ट्रेन का, उसके बाद हवाई जहाज़ का। ये प्रोबेबिलिटी था। सिविरिटी के बेसिस पे सबसे ज़्यादा सिविरिटी नुकसान पहुंचने का किस में सबसे ज़्यादा? फ्लाइट में, फिर रेल में, फिर रोड में। और रिस्क के बेसिस पे सबसे ज़्यादा रेल में, फिर रोड में, फिर एयरवेज में। अब ये बता रहे हैं ये हाइपोथेटिकल डेटा है, अगर वैल्यू चेंज होगा तो हो सकता है ये वैल्यू भी, रिस्क और का वैल्यू भी चेंज होगा। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल के लिए बताया गया आपको। आपको एक्चुअल जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो हर एक चीज़ का प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। आप कोई सामान उठा रहे हो और उसमें कितना % चांस है कि वो
दुर्घटना घटेगा, तो कैसे वो बताओगे कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फॉर एग्जांपल, एक लोड को उठाना है, तुमको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, मैनुअली ले जाते हो, तो ऐसा तुम्हारे पास इंसिडेंट रजिस्टर रहता है सेफ्टी ऑफिसर के पास, और उसमें नोट होता है हर एक इंसिडेंट। तो तुम देखोगे कि पिछले एक साल में मैनुअल सामान उठाने में कितना बार एक्सीडेंट हुआ है। तो मैनुअल उठाने में 10 बार एक्सीडेंट हुआ है ना? ठीक है। दूसरा, तुम देखोगे क्रेन से उठाने में एक साल में कितना बार एक्सीडेंट हुआ है, तो देखा कि तुमने एक बार एक्सीडेंट हुआ है। फिर तुम देखोगे हाइड्रा से उठाने में एक साल में कितना बार एक्सीडेंट हुआ है, तो देखोगे 2 बार एक्सीडेंट हुआ है हाइड्रा से उठाने में। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है एक्सीडेंट होने का? मैनुअल, क्योंकि मैनुअल में 10 बार एक्सीडेंट हो रहा है एक साल में। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसका है? हाइड्रा से, जहाँ 2 बार एक्सीडेंट हो रहा है एक साल में। और सबसे कम प्रोबेबिलिटी किस में है? क्रेन में। क्रेन से उठाने में कोई सामान को एक बार साल में एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी आपका क्रेन का हो गया। तो आप इस तरीके से डेटा आपके पास रहेगा, उस डेटा के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि किसका प्रोबेबिलिटी कम है। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 10 बार एक्सीडेंट हुआ है, कितना कितना वर्किंग डेज था? मान लो कंपनी में 250 दिन वर्किंग था, तो 250 में 10 दिन एक्सीडेंट हुआ है, तो 10/250 ये प्रोबेबिलिटी हो गया आपका। अगर हाइड्रा से उठा रहे हो, 2 दिन या 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, 250 बार सामान उठाया गया है, 250 दिन सामान उठाया गया है, तो 200 उसका प्रोबेबिलिटी हो गया। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पता है कैसे निकालते हैं, तो एक बार 10th का बुक वापस रिवाइज करोगे, उसमें प्रोबेबिलिटी दिया रहता है। नहीं तो हम एक लेक्चर में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैथ्स का फार्मूला पढ़ा देंगे, अगर डाउट होगा तो। नहीं तो आप प्रोबेबिलिटी जानते हो तो आप इसको आराम से समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सिविरिटी, सिविरिटी कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। सिविरिटी कैसे निकालना है, प्रोबेबिलिटी तो समझ गए कि कैसे निकाल लेंगे किसी भी एक्टिविटी का, कितना बार एक्सीडेंट हुआ और टोटल कितना बार वो काम हुआ, तो उसमें क्या चांस है उसका एक्सीडेंट होने का, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। सिविरिटी हो गया, ये एक्सपर्ट ओपिनियन रहता है, या इंसिडेंट आप जब नोट करते हो तो फैटेलिटीज़ क्या हो रहा है ना? मान लो ये एक्टिविटी हुआ और एक्सीडेंट हुआ, तो कितना बार लोग माइनर इंजरी हुआ, छोटा सा इंजरी हुआ, कितना बार मेजर इंजरी हुआ। मेजर मतलब हाथ टूट गया, पैर टूट गया, है ना, कट गया, ये मेजर इंजरी है। माइनर इंजरीज में क्या हो गया? फर्स्ट एड वाला, जिसमें थोड़ा बहुत चोट लगा, फर्स्ट एड दिए, ठीक हो गया। मेजर इंजरीज में हाथ पैर कट गया, कोई लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर को नुकसान हो गया, तो वो मेजर इंजरीज में हो गया। और फैटेलिटी क्या हो गया? डेथ हो गया। तो आप हर एक इंसिडेंट को डिफाइन करोगे माइनर इंजरी, मेजर इंजरी और फैटेलिटी में। इंडस्ट्री में रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो माइनर इंजरी था या मेजर इंजरी था या फैटेलिटी था उसमें। तो आप उसके बेसिस पे सिविरिटी डिसाइड करोगे कि ये एक्टिविटी का सिविरिटी क्या है। इस एक्टिविटी में अगर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को क्या इंजरी, किस टाइप का इंजरी होता है। अगर लोग मर जाते हैं उस एक्टिविटी में, तो वो फैटेलिटी बहुत हाई है, मतलब सिविरिटी उसका बहुत हाई है। और कोई एक्टिविटी में लोग सिर्फ थोड़ा बहुत चोट लगता है, माइनर इंजरी होता है, तो उसका सिविरिटी वो एक्टिविटी का कम है। तो आप इसके बेसिस पे रेटिंग दोगे। जिस तरह हवाई जहाज़ को 10/10 रेटिंग दिया गया, 10 में 10 पूरा रेटिंग, क्योंकि इसमें इंजरी होगा नहीं होगा, इसमें सीधा फैटेलिटी होगा। एयरवेज में सबसे ज़्यादा और रोडवेज में सबसे कम, इसमें एक्सीडेंट होगा तो चांस बहुत कम रहेगा कि लोग का फैटेलिटी हो, माइनर इंजरी होके लोग सरवाइव कर जाएंगे। तो आपको इसके बेसिस पे आपको रेटिंग देना है, 10, 5, 1, 2, जो भी आप रेटिंग दोगे, हर एक एक्टिविटी का रेटिंग दोगे। और उसके बाद जो रेटिंग दोगे सिविरिटी को, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिस्क का नंबर मिलेगा। रिस्क का नंबर अगर ज़्यादा है तो वो एक्टिविटी ज़्यादा रिस्की है, रिस्क का नंबर कम आ रहा है तो वो एक्टिविटी कम रिस्की है। इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, 2 टाइप का रिस्क होता है।
एक इंडिविजुअल रिस्क होता है, एक सोसाइटल रिस्क होता है। इंडिविजुअल रिस्क क्या हो गया, आप कोई एक्टिविटी हो रहा है और उसमें एक पार्टिकुलर पर्सन को नुकसान पहुंच रहा है ना, जो वर्कर काम कर रहा है उसको नुकसान पहुंच रहा है ना, या उस उस एक्टिविटी से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो इंडिविजुअल रिस्क हो गया। सोसाइटल रिस्क कैसे हो गया, एक मास लेवल में नुकसान पहुंच रहा है, सिर्फ वो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं, बाकी बहुत बड़ी जनसंख्या को नुकसान पहुंच रहा है ना। कोई कंपनी में जैसे एक वही एग्जांपल लेते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हो गया था, पूरे भोपाल शहर में नुकसान हुआ था, तो सोसाइटल रिस्क था। तो कोई इंडस्ट्री में कोई एक्टिविटी है और उसमें आपको डिसाइड करना है कि अगर इसमें ये हज़ार्ड है और ये हज़ार्ड एक्सीडेंट में अगर कन्वर्ट होगा तो किस टाइप का रिस्क है। इंडिविजुअल रिस्क है, कंपनी में जो वर्कर उससे काम कर रहे हैं उसको नुकसान है, या पूरे सोसाइटी को नुकसान है। तो अगर सोसाइटी को नुकसान है तो वो सोसाइटल रिस्क है, और सोसाइटल रिस्क का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक आदमी मरेगा आप, या एक आदमी को नुकसान पहुंचेगा इस एक्टिविटी से, तो उसको कम रिस्की माना जाएगा। लेकिन सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप उस एक्टिविटी को हाईली रिस्की एक्टिविटीज़ में कंसिडर करना है और वो एक्टिविटी अवॉइड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्टिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आप अपने वर्कर से ज़्यादा सोसाइटी पे इंपॉर्टेंस देना है, कि ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करें जिससे पूरे सोसाइटी को नुकसान हो सकता है ना, तो वो एक्टिविटी को अवॉइड करना है। अलार्प समझेंगे। अलार्प क्या है, इंडस्ट्री में एक टर्म यूज होता है अलार्प। अलार्प का मतलब होता है एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। ऐसा एक्टिविटी जिसमें रिस्क बहुत कम हो और वो इंडस्ट्री में अलाउड हो। रिस्क कम रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100% रिस्क नहीं हो, थोड़ा बहुत कोई भी एक्टिविटी में रिस्क है, तो कितना रिस्क अलाउड है ना, तो वो अलार्प बताता है। अभी सबसे नीचे वाला रीजन जो है वो ग्रीन जोन है, जहाँ पे 1 लाख वर्कर में एक आदमी को नुकसान पहुँच रहा है या उससे कम नुकसान पहुँच रहा है, तो वो एक्टिविटी एक्सेप्टेबल है, उसमें वो ग्रीन जोन में है, वो काम कर सकते हैं। 1 लाख वर्कर में कोई एक वर्कर को नुकसान पहुंच रहा है या उससे कम, है ना, तो वो रीजन एक्सेप्टेबल है, उसमें आप काम कर सकते हैं। दूसरा अलार्प है। अलार्प रीजन का मतलब हुआ उसमें रिस्क है लेकिन इंडस्ट्री में अलाउ रहता है काम करने का, रिस्क कंट्रोल मेजर्स लेके, उसमें प्रिकॉशन लेके अलाउ किया जाता है। वो कौन सा रीजन है, एक आदमी से ज़्यादा आदमी को नुकसान हो रहा है 1 लाख में से लेके 1,000 में एक आदमी को नुकसान हो रहा है, वहाँ तक वो रीजन अलार्प है। तो ये रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक, एक आदमी 1 लाख से लेके एक आदमी 1,000 में, 1,000 आदमी में एक आदमी को नुकसान हो रहा है, वहाँ तक ये रीजन एक्सेप्टेबल है। अलार्प रीजन इसको बोलेंगे। ये रीजन अलार्प, अलार्प में मतलब रिस्क है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन नहीं है, रिस्क है, इसमें नुकसान होने का चांस है, लेकिन कंपनी इसको अलाउ करता है, उसके साथ सेफ्टी प्रिकॉशन लेके, है ना, बहुत सारा प्रिकॉशन लिया जाता है इसमें, कि ध्यान रहे कि जो हज़ार्ड है वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट ना हो, तो वो ध्यान में रखते हुए इसमें अलाउ किया जाता है। अनएक्सेप्टेबल रीजन क्या हो गया, जहाँ पे अलाउड ही नहीं है काम करना, तो वहाँ पे क्या होता है, 1,000 से ये 1,000 में एक आदमी से ज़्यादा आदमी को नुकसान हो रहा है, तो वो रीजन अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, अभी ये इंडिविजुअल रिस्क था, ये सोसाइटल और पब्लिक रिस्क है। सोसाइटल रिस्क हम बोले थे क्या, पब्लिक को, क्या बाहरी पब्लिक को, जो कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं उनको क्या नुकसान हो रहा है, जो बाहर के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो वर्कर नहीं हैं, उनको क्या नुकसान हो रहा है। तो उसमें देखोगे ये वैल्यू और नीचे हो जा रहा है। एक्सेप्टेबल का अगर देखते हैं, फिर से इसमें भी चालू करते हैं नीचे से। एक्सेप्टेबल इस साइड वाला वर्कर के लिए था, ये साइड नॉन वर्कर के लिए, पब्लिक जो बाहर के हैं, जो कंपनी के नहीं हैं, उनके लिए एक्सेप्टेबल रीजन क्या है, और नीचे हो गया 1 in million।
1 इन मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में एक आदमी को नुकसान हो रहा है, वहां तक ये अलाउड है। मतलब कंपनी में कोई काम हो रहा है और जिससे नुकसान पहुंचेगा बाहरी लोगों को, जो वर्कर नहीं है, जो कंपनी के बाहर रह रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचने का चांस है। तो कितने लोग को नुकसान पहुंचेगा? तो अगर शहर की आबादी 10 लाख है, उसमें कोई एक आदमी को नुकसान होता है, वहां तक अलाउड है कंपनी में, कंपनी को काम करने का। अगर एक आदमी से ज़्यादा आदमी को नुकसान हो जाता है उस कंपनी के काम के वजह से, तो वो अलाउड नहीं है। अलार्म प्रिजन, अलार्म प्रिजन मतलब अलाउड है, लेकिन कंपनी को बहुत प्रिकॉशन लेना है, बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स लेना है, मतलब रुकावट करना है। मतलब उस काम को करने से पहले कंपनी को बहुत सारा प्रिकॉशंस लेना है। वो रीजन अलार्म कहलाता है। उसको माना जाता है कि कम है, रिस्क कम है, लेकिन रिस्क है, और उसको प्रिकॉशन के साथ काम कीजिए, अलाउ करता है उसको गवर्नमेंट। तो वो कहाँ तक अलाउ करता है? 10,000 में एक लोग अगर नुकसान पहुंचता है, वहां तक अलाउ करता है। कहाँ से? 1 इन मिलियन, 1 इन मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख। एक आदमी 10 लाख में नुकसान पहुंचता है, वहां से लेके ऊपर कहाँ तक? एक आदमी को 10,000 में नुकसान पहुंचता है, 10,000 के आदमी में एक आदमी को नुकसान पहुंचता है, वहां तक अलाउड है ना? वहां तक अलार्म प्रिजन कहलाता है। और इससे ज़्यादा एक आदमी 10,000 में नुकसान पहुंच रहा है, उससे ज़्यादा आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, एक आदमी से ज़्यादा आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को, 10,000 में एक आदमी से ज़्यादा आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो अनएक्सेप्टेबल रीजन है। तो ये आदमी कौन हो गया? जो कंपनी में नहीं, कंपनी के बाहर रह रहा है। तो आप देखोगे डेटा दोनों के लिए अलग अलग है। अंदर वाले के लिए रीजन अलग है, बाहर वाले के लिए रीजन अलग है। अंदर जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए अनएक्सेप्टेबल कहाँ से चालू हो जाता है? एक आदमी 1,000 आदमी में अगर नुकसान पहुंच रहा है, या उससे ज़्यादा आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, एक आदमी से ज़्यादा आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। ये आदमी कौन होगा? वर्कर। इधर जो हो गया, ये पब्लिक का बात हो गया। राइट साइड में पब्लिक में क्या है? एक आदमी नहीं, 10,000 आदमी में एक आदमी को नुकसान हो रहा है, या एक आदमी से ज़्यादा आदमी को नुकसान हो रहा है, तो वो अनएक्सेप्टेबल। तो इसके ऊपर अनएक्सेप्टेबल, ये रीजन अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कोई डाउट होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।